आपको क्या लगता है ज़्यादा नोट्स बना लेने से या फिर ज़्यादा क्लासेस लगा लेने से या फिर मल्टीपल करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कर लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आफ्टर अ पॉइंट आपको रियलाइज़ होता है कि जो नॉलेज है, वो कभी भी सफिशिएंट आपको नहीं लगने वाली, क्योंकि हर मोमेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है। अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो। रियल प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लिखते नहीं हो। एंड इफ यू डोंट राइट, आपको क्या लगता है कि कोई कोचिंग का फाउंडेशन प्रोग्राम आपकी सिलेक्शन करा देगा? यहाँ पे आज हम ऐसे टॉपर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिन्होंने 4-4 अटेम्प्ट दिए हैं और तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसा नहीं है कि वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में जाके राइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की है, 2025 में उनका सिलेक्शन हो रहा है। राइटिंग की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो आप? जो इंसान कंटिन्यूअस 2022 से लिखे जा रहे हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन हो रहा है। कितने कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअल में आंसर लिखते हैं? बहुत ही लिमिटेड नंबर है और उनका ही सिलेक्शन होता है जो आंसर राइटिंग करते हैं। उनमें भी यार कॉम्पिटिशन है, ऐसा समझो कि जो आंसर राइटिंग कर रहा है, वो भी कॉम्पिटिशन में ही है। ऐसा नहीं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम उसने एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लिया है बाकी लोगों से। उसकी लीग चेंज हो गई है। आपको भी अपनी लीग बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप उसी लीग में रहो जहाँ पे बाकी लोग हैं। और अगर आपको सिर्फ़ उस लीग में जाना है, उस भेड़-चाल में जाना है, जहाँ पे कुछ बच्चे आए, उन्होंने 2-4 साल वेस्ट किए, फिर वो बाहर निकल गए बिना कुछ किए, बिना कुछ डिफरेंस क्रिएट किए। अगर आपको वो बनना है तो फिर आप जो नॉर्मल एक ट्रैप है, उसमें फँसे रहो। फाउंडेशन कर लो, ये कोर्स कर लो, फलाना कोर्स कर लो और फिर आपका टाइम कैसे निकलेगा, कैसे चीज़ें हाथ से निकल जाएँगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत ही रिस्की है, अगर आप सिर्फ़ आँख बंद करके उनको फ़ॉलो कर रहे हो जो आपसे ये कह रहे हैं कि पहले कंटेंट रेडी कर ले, फाउंडेशन कर ले, उसके बाद जाके लिखना स्टार्ट कर। तो यार दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे मैंने आज तक कभी ऐसा किसी को बोला नहीं कि राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता था आप लोग ये चीज़ समझते हो। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि आप लोगों को शायद इसका आइडिया नहीं है कि आंसर राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉपीज़ दिखाऊँगा टॉपर्स की और उसी के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कंटीन्यूअस राइटिंग से आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होती है। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से बैठ जाए और लिखना चालू करे 10 आंसर 20 आंसर लिख के उसकी कमांड हो जाए आंसर राइटिंग पे। इतना ईज़ी नहीं है और इतना टफ़ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही टफ़ है। लेकिन आपको कंटीन्यूअस करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, तभी जाके आप कुछ डिफरेंस क्रिएट करोगे। ब्रिलिएंट माइंड्स हैं यार, ऐसा मत समझो कि कोई रोड साइड कॉम्पिटिशन है या फिर ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसमें कोई नॉर्मल से बच्चे आके कम्पीट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें कम्पीट कर रहे हैं, तो उस तरीके का माइंडसेट रखो, उस तरीके का नेचर रखो। एक स्टेप आगे रहो लोगों से, तो ही आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो टॉपर्स होने वाले हैं, उनकी कुछ कॉपीज़ देख लेते हैं और आज का जो टॉपिक है, वो भी यही होने वाला है कि कैसे कंटीन्यूअस राइटिंग से उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। ऐसा नहीं है कि अचानक से उन्होंने आंसर लिखे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। यहाँ पे पहली जो टॉपर है, ज़िनिया अरोरा है, उनकी रैंक 6 2025 में आई है और ये 2025 की उनकी कॉपी है। ये उनका 4th अटेम्प्ट था, जब उनकी रैंक 6 आई है। इसके पहले भी उन्होंने कुछ रैंक सिक्योर की थी और वो आई थिंक 100 से 200 के बीच में थी। दूसरी टॉपर है सुरभि यादव, इनका भी ये 4th अटेम्प्ट था और इस साल उनकी रैंक 14 आई है। इसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 का ये आंसर है और अगर 25 के अटेम्प्ट से आप देखोगे, तो रफली 3 से 4 साल पुराना ये आंसर है। आप समझ रहे हो इसकी इम्पोर्टेंस? 3 साल पहले अगर कोई लिखना चालू कर रहा है और ऐसा नहीं कि नॉर्मल आंसर लिख रहा है, वो अच्छे आंसर लिख रहा है। हाँ, कुछ कमी है, कुछ उसमें गैप्स हैं, उसको डेफ़िनिटली उन्होंने फ़िल किया होगा, तभी वो सेलेक्ट हुई है। लेकिन राइटिंग उन्होंने 3-4 साल पहले स्टार्ट कर दी है। इसके पहले से भी उन्होंने लिखना चालू किया होगा। ये तो टेस्ट सीरीज़ उन्होंने लिखी है। अब आप सोचो टेस्ट सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 आंसर एक साथ नहीं लिख पाएँगे। 20 आंसर आप कैसे लिखोगे यार रियल एग्ज़ाम में? कभी आपने सोचा इन चीज़ों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इसको थोड़ा-सा सीरियस लो और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए टफ़ हो रहा है, परेशान हो, कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि ये जो प्री होने वाला है 26 का, उसके पहले से हम लाइव सेशन चालू कर दें टेलीग्राम पे या फिर उसका वेट करें और उसके बाद करें। क्योंकि टेलीग्राम पे लाइव सेशन चालू होने वाले हैं, जिसमें कुछ बिगिनर्स के हम डाउट्स ले लेंगे या फिर हम कुछ आंसर राइटिंग के टेक्निक्स को देख लेंगे। तो लाइव सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए रुका हूँ, कुछ लोग प्री वाले हैं 26 के, तो ऐसा ना हो कि उनसे वो चीज़ मिस हो जाए। तो आपको लगता है कि उसके बाद करना चाहिए तो बता दो, अगर आपको लगता है उसके पहले से स्टार्ट करना चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। एनीवेज़ इनके आंसर देखते हैं एंड लेट्स सी क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, जो पहला क्वेश्चन है, ये है हाउ डज़ द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट डिसीजन ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ माइनॉरिटी स्टेटस अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं कैसे इन्होंने अप्रोच किया। सबसे पहले यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन है। इंडिया का जो मॉडल है वो सेक्युलर मॉडल है और इक्विटेबल रिस्पेक्ट और इक्विटी वगैरह पे हम बातें करते हैं और इसी वजह से हमने माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए अलग-अलग सिस्टम्स बनाए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कैसा उनका इंस्टीट्यूशन होगा, कैसे उनकी गवर्निंग होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसको माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात है। यहाँ पे उस टाइम का ये जो वर्डिक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर लिखा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं इनके द्वारा, ये आप देख सकते हो कि क्या-क्या वो वर्डिक्ट में देखने को मिला है।
इसके बाद अगली हेडिंग आती है इम्पैक्ट ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या है, सबसे पहले तो ये बता दो आप लोग, देखे थोड़ी आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, तो वो भी पता लग जाएगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है, कैसे उसके स्टेटस को डिटरमाइन किया जा सकता है टेस्ट वगैरह करके, डिले रिड्यूस कर सकते हैं हम। सेंट स्टीफन कॉलेज का एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने। डिफरेंशिएशन किया जा सकता है इंटेंट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और स्टैट्यूटरी जो उसको स्टेटस देने की बात हो रही है या फिर उसके एनेक्टमेंट की बात हो रही है उसके बीच में। कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात हो रही है अगले पॉइंट में। ऑटोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जो भी इंस्टीट्यूशन आप स्टैब्लिश कर रहे हो या फिर जिसको भी स्टेटस दे रहे हो। प्रॉपर विजन लेइंग की बात हो रही है कि एक्चुअल उसका विजन क्या होगा। इसके बाद राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है और कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही है। पॉइंट्स के लेवल पे आप देख सकते हो कुछ बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं किया, काफ़ी बेसिक से पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पॉइंट लिखने में दिक्कत होगी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने अगली हेडिंग रखी है, फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। एएमयू को अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है आर्टिकल 30 के, उसको लेके काफ़ी एम्बिग्विटी है और जो माइनॉरिटी की डेफिनिशन है, उसको लेके थोड़ा-सा ग्रे एरियाज़ है, वो सारी चीज़ें ढंग से उसमें बताई नहीं गई है और उसका रीज़न भी है, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं पॉलिटी में। यहाँ पे आके फिर ये कंक्लूड हुआ है। आंसर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे बेहतर किया जा सकता था। बहरहाल ये आंसर आपके सामने है। दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरी टॉपर हमारे पास सुरभि यादव है और इनका आंसर 2022 का लिखा हुआ है और यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके का डिफरेंस आपको दिख रहा है 25 के आंसर में और एक 2022 के आंसर में। क्वेश्चन क्या है, मेंशन वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड इन देयर इम्प्लीमेंटेशन। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन प्लस वेरियस इनिशिएटिव्स जो भी लिए गए हैं जुडिशियल सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए और वो भी ऑनलाइन मीडियम में। देखते कैसे इन्होंने आंसर किया। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, कोविड का एग्जाम्पल इन्होंने लिया है और उसी टाइम पे ये जुडिशियल जो डिलीवरी थी, जुडिशियल सर्विसेज की डिलीवरी वो ऑनलाइन करने की बात हो रही थी। ई अदालत और ई कोर्ट्स वगैरह की बातें उसी टाइम पे दिखी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ों के थ्रू हमने स्टार्ट किया था उसको और उसी टाइम का एक क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा स्टार्ट है कि कैसे पैंडेमिक के थ्रू जो है इसको थोड़ा पुश मिला है। तो डिजिटलाइज़ेशन वगैरह जो उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसी के थ्रू इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहला पार्ट था इनिशिएटिव्स बताना था। हेडिंग आप देख सकते हो वेरियस इनिशिएटिव्स, कैसी हेडिंग है वो भी देख सकते हो, टू द पॉइंट है, डायरेक्ट है। पहला पॉइंट है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ठीक है। प्री लिटिगेशन वाले सारे जो मैटर्स थे वो वहाँ पे एड्रेस किए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें थी और कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए भी इसको किया गया था। ई लोक अदालत या फिर ई कोर्ट्स जो है वो सारी चीज़ें देखने को मिली। उतने टाइम छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बना था जिसने ई लोक अदालत जो है उसको ऑनलाइन किया था। फिर आरबीआई का भी डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन दिखा है ऑनलाइन फॉर्म में। डिजिटल ट्रांज़ैक्शन वगैरह जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसमें फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर बेल में डिले हो रहा है, बेल के लिए जो मैकेनिज़्म है उसको ऑनलाइन किया गया। ई चालान वगैरह भी ऑनलाइन एड्रेस किए जाने लगे क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स दिखे जिसके थ्रू हमने जस्टिस डिलीवरी को ऑनलाइन किया। फिर इसके बाद आपको चैलेंजेस मेंशन करने थे इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये जो भी ऑनलाइन स्ट्रक्चर था उसके लिए। पहला पॉइंट है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, फिर है लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रा, जेंडर डिवाइड इसी के थ्रू इन्होंने मेंशन किया। बिहेवियरल इश्यूज़ को भी मेंशन किया जो कि अगेन लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी या फिर लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रा के अंदर आ सकता था। इसके बाद प्राइवेसी कंसर्न, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ये कुछ चैलेंजेस इन्होंने मेंशन किए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया जो मिसिंग है वो है कि आपने अगर चैलेंजेस को मेंशन किया है तो आप सॉल्यूशन को भी दोगे, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। फिर भी यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन में थोड़ा बहुत कुछ देने की कोशिश की है। बड़ा सा काफ़ी कंक्लूजन आपको दिख रहा है। जनरली हमने देखा है कि कंक्लूजन को हम शॉर्ट रखते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो इन्होंने सॉल्यूशन को मेंशन नहीं किया और साथ-साथ कंक्लूजन को भी काफ़ी स्ट्रेच कर दिया। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। यहाँ पे कंक्लूड करते टाइम ये वही सारी चीज़ें लिख रही हैं कि कैसे हमें डिजिटल इंफ्रा वगैरह को इम्प्रूव करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इम्प्लीमेंट कराने में दिक्कत आ रही है। हमारे पास प्राइवेसी कंसर्न्स है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो सब इन्होंने मेंशन किया। बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ पॉइंट्स ईज़िली इस पे जनरेट किए जा सकते थे और जब आप इसको कवर करके रखोगे, जब आप पढ़ के रखोगे इस टॉपिक को, फिर तो मुझे लगता है कि इसमें 10-15 पॉइंट जनरेट करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आप ईज़िली कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप नहीं करोगे, तो कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपकी राइटिंग को इम्प्रूव नहीं करा सकता, चाहे आप कितने भी पैसे उन्हें दे दो। तो ये चीज़ थोड़ा आप समझो, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ भी नहीं लगता, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेन लगती है, एक पेपर लगता है और एक क्वेश्चन लगता है। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो, लिखना चालू करो, दैट्स इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उसको लेके परेशान रहो कि अरे पहले फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाए, पहले कुछ नॉलेज गेन हो जाए, फिर हम लिखना चालू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इश्यू है, वो इश्यू अगर आप न्यूज़ में देख रहे हो, आपको उसके बैकग्राउंड का पता है, आपको पता है कि क्या उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये इश्यू मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप ईज़िली उस पे पॉइंट्स बना सकते हो। ऐसा थोड़ी कि आप हर एक इश्यू को डिटेल में पढ़ोगे
फिर उसके बाद आंसर लिखोगे। अगर ऐसा करने की सोच रहे हो, तो फिर वही है कि पंचवर्षीय योजना इसको बना लो, क्योंकि यार देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। ये सारे टॉपर्स जो इतने टाइम से आंसर लिख रहे हैं, इतने अच्छे आंसर लिख रहे हैं, उनको 4-4 अटेम्प्ट लग जा रहे हैं। छोटी-छोटी मिस्टेक्स जो भी वो करते होंगे अपने इसमें राइटिंग में। तो आप सोच के देखो, अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, तो आप कैसे उनसे कम्पीट करोगे जो ऑलरेडी आपसे आगे हैं। तो थोड़ा उस माइंडसेट में रहो, लिखना चालू करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, आंसर राइटिंग का कोर्स है, जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें बताई गई हैं राइटिंग के लिए, उसके थ्रू लिखना स्टार्ट करो। खुद से प्रैक्टिस करो। आने वाले टाइम में टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करो। टेलीग्राम पे लाइव सेशन है, उनको अटेंड करो। यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, उसके थ्रू समझो चीज़ों को, फिर लिखना चालू करो। लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्टार्ट करो और धीरे-धीरे आपका ये फ़ियर निकल जाएगा और एक अच्छी राइटिंग आप करने लग जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी एनालिसिस यहाँ पे होता है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में।